हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीमपुर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे तर्कपरन गणित शिक्षण के कुछ टॉपिक जो पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्नों के आधार पर होंगे। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीमपुर एजुकेशन पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बनी बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि जब भी हम अपना अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे पियाजे का सिद्धांत और ब्रूनर का सिद्धांत। पियाजे का सिद्धांत। जीन पियाजे को संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का जनक कहा जाता है। इनके सिद्धांत का नाम क्या था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इनका जन्म कब हुआ? 1896 में स्विट्जरलैंड में हुआ। अपने प्रयोगों और अध्ययनों के आधार पर इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की दो विशेषताएं बताई जो निम्न हैं। कौन कौन सी हैं? नंबर 1 संगठन, नंबर 2 अनुकूलन। संगठन क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति अपनी बौद्धिक संरचनाओं का निर्माण स्वयं करता है जो वातावरण के साथ समायोजन करने में उसकी सहायता करती हैं। बौद्धिक संरचना साथियों क्या होती हैं? साथियों, जैसे कि कोई बच्चा है, उसने एक काले रंग की गाय देखी तो वह अपने दिमाग में उसका उसका एक पैटर्न बना लेता है कि काले रंग की गाय, ये गाय है, इसके 4 पैर हैं, 2 कान हैं। ऐसा उसने पैटर्न बना लिया। अब जैसे कि बाद में उसने कुत्ता देखा, उसके भी 4 पैर होते हैं तो उसको भी वो गाय बोल देता है। ये बौद्धिक संरचनाएं होती हैं, सेम पैटर्न होता है। इसमें आगे क्या होता है? व्यक्ति मिलने वाली नवीन सूचनाओं को इन बौद्धिक संरचनाओं के साथ संगठित करने का प्रयास करता है। मतलब जैसे साथियों, उन्होंने बच्चे ने गाय को देखा, उसने बौद्धिक संरचनाएं बनाई, फिर बच्चे ने एक कुत्ते को देख लिया तो उससे उसकी तुलना करता है, गाय से कुत्ते की तुलना करता है कि गाय के भी 4 पैर थे और कुत्ते के भी 4 पैर थे। परंतु कभी कभी वह इस कार्य को करने में सफल नहीं हो पाता, तब वह अनुकूलन करता है। जैसे कि मैंने अभी बताया साथियों कि जब वह देखता है कि गाय बड़ी है और कुत्ता छोटा है तो वह इन दोनों के बीच सामंजस्य बैठा नहीं पाता, तब वह अनुकूलन करता है। अनुकूलन की प्रक्रिया में क्या होता है? अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान के मध्य संतुलन स्थापित करता है। पियाजे ने बताया कि जब बच्चे के अनुभव उसके बौद्धिक स्तर के अनुरूप नहीं होते तब अनुकूलन संभव नहीं होता। बौद्धिक स्तर के अनुरूप न होने का मतलब क्या है साथियों? जैसे उदाहरण देख लीजिए, जैसे कक्षा 2 के बालक को यदि कक्षा 10 के गणित के सवाल दिए जाएं तो उन्हें नहीं कर पाता। यही होता है बौद्धिक स्तर के अनुकूल न होना। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की मुख्यतः 4 अवस्थाएं बताई हैं जो निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी? संवेदी पेशीय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। संवेदी पेशीय अवस्था यह बच्चे के संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था है जो जन्म से लेकर 2 साल तक चलती है। इस अवस्था में बालक इंद्रियों के माध्यम से ध्वनि, गंध आदि का अनुभव करता है और इसके तहत वस्तुओं को पकड़ने और पहचानने की कोशिश करता है। इंद्रियों के तहत। हाँ, इंद्रियां कौन कौन सी होती हैं? आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। हाथों के माध्यम से चीज़ों को पकड़ने और हिलाने की कोशिश करता है इस अवस्था में। कौन सी अवस्था में? संवेदी पेशीय अवस्था में। इसका समय कब से है? जन्म से 2 वर्ष। 18 माह की आयु तक बालक वस्तुओं को शरीर से शारीरिक रूप से हिलाने डुलाने लगता है। यानी कि जब बालक साथियों 18 माह का हो जाता है तो वह वस्तुओं को हिलाने डुलाने लगता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यह संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है जो 2 वर्ष से प्रारंभ होकर 7 वर्षों तक चलती है। कब से कब तक चलती है? 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। पियाजे ने इस अवस्था को 2 उप अवस्थाओं में भी बांटा है। कौन कौन सी हैं वो? नंबर 1 है पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था और दूसरी अंतःप्रज्ञ काल। पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था यह 2 वर्ष से 4 वर्ष तक की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चे के अंदर केंद्रीकरण आ जाता है, केंद्रीकरण रहता है। केंद्रीकरण क्या होता है? बालक किसी एक ही बिंदु पर फोकस करता है, अन्य बिंदुओं के बारे में नहीं सोचता।
जैसे कि बालक ने गाय देखी तो वह 4 पैर का जो भी देखेगा वो उसको गाय ही बोल देगा। उसको जैसे 4 पैर उसने गाय देखी, बाद में उसने कुत्ता देखा उसी रंग का, तो कुत्ते को भी गाय बोल देगा। यही होता है केंद्रीकरण। इसके बालक के अंदर अपलटावी होता है। जैसे साथियों 6+4 = 10 होता है, तो यह बालक 6+4 = 10 तो जानता है, लेकिन यदि हम कह दें 4+6 बराबर कितना होगा तो बालक नहीं बता पाएगा। ये होता है अपलटावी का गुण। संरक्षण का अभाव होता है। संरक्षण का अभाव क्या होता है साथियों, इसको कैसे समझेंगे? जैसे कि एक बीकर लिया हमने ये, और एक बाल्टी ली। इस बीकर में जो जल भरा है उसको हमने बाल्टी में डाल दिया, तो जो बालक है वो ये नहीं कह समझ पाएगा कि ये दोनों का जल समान है। वह कहेगा कि बाल्टी में जल ज़्यादा है, क्योंकि यह ज़्यादा आयतन घेर रहा है, इसलिए वह समझेगा कि इसमें जल ज़्यादा है। तो यही होता है संरक्षण का अभाव। बच्चे में स्वकेंद्रिता पाई जाती है, जिसके कारण बच्चा स्वयं को ही सही मानता है। अंतःप्रज्ञ काल, यह 4 वर्ष से 7 वर्ष तक की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चे में अहम केंद्रिता का गुण पाया जाता है। किस चीज़ का गुण पाया जाता है? अहम केंद्रिता का। इस अवस्था में बालक के खेल अधिक से अधिक सामाजिक होते हैं। इस अवस्था में चिंतन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है तथा बच्चे जिज्ञासु स्वभाव के होते हैं। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा साथियों, वो जिज्ञासु स्वभाव के जरूर होते हैं। कोई भी चीज़ देखते हैं उसके विषय में क्वेश्चन करने लगते हैं। इस अवस्था में तर्क का अभाव होता है। अब आती है तीसरी अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है जो 7 वर्षों से प्रारंभ होकर 12 वर्षों तक चलती है। इस अवस्था के बालकों में तर्क शक्ति का विकास होने लगता है। तर्क शक्ति का विकास किस अवस्था में होने लगता है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इस अवस्था में बालक वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर पहचानने लगता है। इस अवस्था में बालक के जो चिंतन होता है उसमें क्रमबद्धता का अभाव होता है, यानी कि एक क्रम से बालक चिंतन नहीं कर पाता। और इस अवस्था में बालकों को संख्याओं का ज्ञान आरंभ हो जाता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यह संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है जो 12 वर्ष से प्रारंभ होकर 15 या 18 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में बालक अमूर्त वस्तुओं और घटनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करने लगता है, यानी कि इस अवस्था में बालक के अंदर तार्किक चिंतन आ जाता है। इस अवस्था में बालक के अंदर समस्या समाधान का कौशल भी विकास होने लगता है। इस अवस्था में बालक वास्तविकता के साथ साथ संभावनाओं में विचार करने लगता है। बालक के जो चिंतन में क्रमबद्धता होती है वह आ जाती है। अब आता है साथियों ब्रूनर का सिद्धांत। ब्रूनर एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिनका जन्म 1915 में हुआ था और इनकी मृत्यु 2016 में हुई थी। इन्होंने बालकों के संज्ञानात्मक विकास के संबंध में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। इनके सिद्धांत को पियाजे के सिद्धांत का विकल्प भी माना जाता है। इन्होंने अपने सिद्धांत में निम्नलिखित बातों पर जोर दिया। कौन कौन सी बातें हैं वो आइए जान लेते हैं। शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से किस प्रकार व्यक्त करता है? शैशवावस्था और बाल्यावस्था में बालक चिंतन कैसे करता है? बालक में प्रतिनिधित्व की भावना का विकास कैसे होता है? ब्रूनर ने 1996 में अपने सिद्धांत में बताया कि शिशु अपनी मानसिक अनुभूतियों को 3 अवस्थाओं के द्वारा व्यक्त करता है जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है संक्रियात्मक अवस्था, नंबर 2 है दृश्य प्रतिमा अवस्था, नंबर 3 है सांकेतिक अवस्था। संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है? यह जन्म से लेकर 18 माह तक की अवस्था है। इस अवस्था में बालक अपनी अनुभूतियों को शब्दहीन क्रियाओं के द्वारा व्यक्त करता है तथा वातावरण के साथ संबंध स्थापित करता है। जैसे भूख लगने पर बालक रोता है, प्यास लगने पर भी बालक रोता है। तो शब्दहीन सांकेतिक भाषा में यह अपनी भावनाओं को प्रकट करता है। दृश्य प्रतिमा अवस्था, यह 18 माह से 24 माह तक की अवस्था है। इस अवस्था में बालक अपनी अनुभूतियों को अपने मस्तिष्क में दृश्य प्रतिमाएं बनाकर व्यक्त करता है। इस अवस्था में बालक प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से सीखता है। किस माध्यम से सीखता है? प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से।
उदाहरण जैसे जैसे बालक किसी को हंसता हुआ देखता है तो वह भी हंसने लगता है। सांकेतिक अवस्था, यह 24 माह से 7 वर्ष तक की अवस्था है। इस अवस्था में बालक अपनी अनुभूतियों को ध्वन्यात्मक रूप से या भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है। यानी कि भाषा आ जाती है 24 से 7 वर्ष तक की आयु में। ऐसा किसने कहा है? ब्रूनर ने कहा है। ब्रूनर। इस अवस्था में बालक अपनी अनुभूतियों में बोलकर व्यक्त करता है, अनुभूतियों को बोलकर व्यक्त करता है। ब्रूनर के सिद्धांत की कुछ विशेषताएं हैं जो निम्नलिखित हैं। ब्रूनर का सिद्धांत बालक के पूर्व अनुभवों तथा नए अनुभवों के मध्य समन्वय के लिए अनुकूलित वातावरण तैयार करने में बल देता है। किस चीज़ में बल देता है? अनुकूलित वातावरण तैयार करने में। विषय वस्तु की संरचना ऐसी हो कि बच्चे सरलता से सीख सकें। ब्रूनर कहते हैं कि जो विषय वस्तु है उसकी संरचना यानी उसका पाठ्यक्रम ऐसा हो जिससे बालक जो है बच्चे सरलतापूर्वक सीख सकें। इस सिद्धांत के अनुसार सिखाई जाने वाली विषय वस्तु सरलता से कठिनाई की ओर होनी चाहिए। यानी कि साथियों इसमें पहले जैसे गणित का पाठ्यक्रम है तो पहले 2 धन 2 बराबर 4 होना चाहिए। ये नहीं कि पहले 2 गुणे 2 बराबर 4 हो जाए। यानी कि सरलता से कठिन की ओर होना चाहिए। पहले जोड़ बताया जाए तब जाके गुणा बताया जाए। ये चीज़ इन्होंने कही है। यह सिद्धांत सीखने में पुनर्वलन, पुरस्कार, दंड पर बल देता है। किन चीज़ों पर बल देता है? पुनर्वलन, पुरस्कार और दंड पर बल देता है। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षा बालक में व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों गुणों का विकास करती है। किस चीज़ का विकास करती है? व्यक्तिगत व सामाजिक गुणों का विकास करती है। ब्रूनर के सिद्धांत की शिक्षा में उपयोगिता। ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण करना चाहिए। ब्रूनर का जो कहना था वो था कि विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। ब्रूनर की मानसिक अवस्थाओं के अनुसार शिक्षण विधियों का चयन करना चाहिए। यानी कि जो ब्रूनर ने मानसिक 3 अवस्थाएं दी हैं उन्हीं के अनुसार शिक्षण विधियों का भी चयन किया जाना चाहिए। ब्रूनर के संप्रत्यय को समझने पर बल दिया है, अतः शिक्षक को विषय ठीक से समझाना चाहिए। जो ब्रूनर थे उन्होंने संप्रत्यय को समझने पर बल दिया है, इसलिए शिक्षक को चाहिए कि विषय को बालकों को, बच्चों को ठीक से समझाएं। अन्वेषण विधि द्वारा छात्रों की समस्या समाधान की क्षमता का विकास किया जाए। अन्वेषण क्या होता है? खोज विधि द्वारा। खोज विधि द्वारा छात्रों की समस्या समाधान की क्षमता का विकास किया जाए। इन्होंने नवीन अनुभवों को पूर्व ज्ञान से जोड़ने पर बल दिया है। किस चीज़ पर बल दिया है? नवीन अनुभवों को पूर्व ज्ञान से जोड़ने पर। ब्रूनर के सीखने की प्रक्रिया तथा कक्षा शिक्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अंतर्दर्शी चिंतन अधिक उपयोगी होता है या आवश्यक भी होता है। किसी भी विषय की संरचना, अवधारणा व नियम को सीखे बिना उस विषय का ज्ञान संभव नहीं है। जो ज्ञान बालक स्वयं खोजकर प्राप्त करता है वह ज्ञान अधिक सार्थक व टिकाऊ होता है। ब्रूनर के अनुसार जो कुछ भी पढ़ाया व सिखाया जाए उसका समाज और व्यक्ति दोनों से संबंध होना चाहिए। सीखने की परिस्थिति ऐसी हो जिसमें बच्चे सक्रिय रूप से भाग ले सकें। साथियों इस वीडियो में यहीं तक। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथियों यह वीडियो आपकी बीएलएड की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन दोनों टॉपिक से एक लॉन्ग आंसर जरूर बनता है परीक्षा में, इसलिए इसको आप अच्छे से देखिए, समझिए और कमेंट बॉक्स में यदि कोई समस्या है तो हमें ज़रूर बताइए। आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।